दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 11। दोस्तों पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, अंकगणिती यानी अर्थमेटिक और तार्किक गणना यानी लॉजिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देखिए, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अंकगणितीय और तार्किक गणना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU के द्वारा किया जाता है। आप जान लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहा जाता है, इसके माध्यम से अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है। माउस आप जानते हैं कंप्यूटर के लिए प्रयोग होता है। माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, उनके बीच में एक व्हील होता है। इसका क्या कार्य है या क्या प्रयोग है। देखिए, वेब पेजों पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना या स्क्रॉल करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, मैटर को ऊपर या नीचे से शीघ्रता से पहुंचाने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जानते हैं माउस के दो मानक बटनों के बीच जो व्हील स्क्रॉल होता है, उसका काम ही स्क्रॉल करना या जो भी मैटर है उसको ऊपर नीचे ले जाना होता है। और मैटर ऊपर या नीचे शीघ्रता से इस व्हील के द्वारा पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राज व्यवस्था से संबंधित है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके पद का कार्यभार कौन संभालेगा। प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। और आप जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 इसके अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज व्यवस्था से ही है, कि जो इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग है, इसको 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया है। देखिए, 1982, 1988, 1989 या फिर 1990 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा 1989, ऑप्शन सी। भारत का जो निर्वाचन आयोग है मूल रूप से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता था इसमें, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सबसे पहले निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद अपने पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से ये लगातार 3 सदस्यीय आयोग है। तो पहली बार निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग 1989 में किया गया था, लेकिन उसके बाद ये जो है 1 जनवरी 1990 तक ही ये व्यवस्था रही। बाद में 1 अक्टूबर 1993 से पुनः 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बना दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। फील्ड्स मेडल जीतने वाली मैरीना बियाजोवस्का किस देश की नागरिक हैं। देखिए, रूस, यूक्रेन, घाना या चिली। तो सही उत्तर है यूक्रेन। दोस्तों आप जान लीजिए, फील्ड्स मेडल जीतने वाली गणितज्ञ मैरीना बिजायोस्का यूक्रेन की नागरिक हैं। और फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सामान्यतः गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है।
दिव्यांग, अल्पसंख्यक, स्ट्रीट वेंडर या क्रूड ऑयल भंडारण? तो सही उत्तर है दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना, ये स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है और ये योजना 2020 में, याद रखिएगा 2020 में शुरू की गई थी और इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिड भी इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर? तो बताइए जो है वर्षा की मात्रा या जो रेनफॉल है वो किस पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर है वायुमंडल में नमी पर। दोस्तों आप जान लीजिए कि वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है और सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जैसे बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी, ये सभी वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि ओजोन छिद्र के लिए क्या उत्तरदायी है, या इसको यूं कहा जाए कि ओजोन परत क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप जानते हैं दोस्तों सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण जो कि उच्च ऊर्जा के विकिरण होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? देखिए यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुख कैंसर का या त्वचीय कैंसर का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर त्वचीय कैंसर का। आप जान लीजिए दोस्तों सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा है और अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने से डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। और आप जान लीजिए दोस्तों सूर्य की परावैंगनी विकिरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, अल्ट्रावायलेट ए यानी यूवीए, यूवीबी और यूवीसी किरण कहा जाता है। और आप जान लीजिए यूवीए और यूवीबी इन किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और दोस्तों ये किरणें बहुत ही घातक होती हैं यूवीसी, लेकिन ये पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती। तो यूवीए और यूवीबी ये दोस्तों त्वचीय कैंसर के प्रमुख कारण में हैं। अगला प्रश्न है देखिए गैवियलिश जिसको घड़ियाल कहा जाता है ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है कहाँ पे? देखिए गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में या फिर कावेरी में? तो सही उत्तर है गंगा नदी में। दोस्तों घड़ियाल या गैवियलिश जो है और मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइला कुल की एक प्रजाति है जो गंगा और इसकी सहायक नदी में पाए जाते हैं और घड़ियाल जो है बांग्लादेश, भारत और नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये प्रश्न आपको ऐसे मुहजबानी याद होना चाहिए कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था और डेट याद रखिएगा 9 सितंबर। दोस्तों देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया और वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तिथि है 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप जानते हैं भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इनमें कौन सा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है? दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय या जतरा भगत ने। तो सही उत्तर है दोस्तों कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व बुद्ध या बुद्धो भगत ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? देखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आप जान लीजिए दोस्तों कि अवध में होम रूल लीग की आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे और इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा और फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? ब्लैक होल जो कि ब्रह्मांडीय खगोलीय घटना है और इसको कृष्ण छिद्र कहा जाता है, इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? ऑप्शन है हरमन बांडी, मेघनाथ शाह, यश चंद्रशेखर या जेवी नार्लिकर ने। तो सही उत्तर है यश चंद्रशेखर। दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी दी थी। ये जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, देखिए, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें प्राकृतिक आपदा और उनसे प्रभावित क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए कि प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र, तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और बाढ़ से उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान प्रभावित होते हैं, एक का दूसरा हो जाएगा। भूकंप से हिमालय क्षेत्र प्रभावित होता है। सूखा से पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र और सुनामी से भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। तो 2, 1, 3, 4, देखिए 2, 1, 3, 4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4। तो आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। बाढ़ से उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान प्रभावित होते हैं। भूकंप से हिमालय क्षेत्र, सूखा से पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र और सुनामी से भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र प्रभावित होता है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था से अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कुल कितनी है? आपको बताना है। देखिए, 11, 9, 12 या 8। तो सही उत्तर हो जाएगा 11। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे और आप जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, जिनकी संख्या उस समय 10 थी। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था कब? देखिए, 1945, 1980, 1985 या 1988 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1985 में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में फसल बीमा के लिए पहला प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है या ब्याज दर बढ़ती है। इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। और आप जान लीजिए कि जब बेरोजगारी होती है तो आय के साधन की अनुपलब्धता होती है। बेरोजगारी बढ़ने पर अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आएंगे और इस तरह से बेरोजगारी की समस्या से गरीबी और भी बढ़ जाएगी। शिक्षण अभिरुचि और शोध अभियोग्यता से संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अर्थ विज्ञानवाद, संज्ञान या कॉग्निशन, उत्पादकता या फिर सूचना प्रक्रियाकरण। तो सही उत्तर है उत्पादकता। आप जान लीजिए दोस्तों,
शिक्षा में उत्पादकता सीधे तौर पर गुणवत्ता शिक्षा से संबंधित है। और यदि एक कक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होने का तात्पर्य उत्पादकता से है। अगला प्रश्न है, देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय क्या है? AICTE, NCTE, NCERT या UGC? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है NCTE। देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय NCTE है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और 1973 से पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। और दोस्तों, एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? देखिए, विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, संरचनाकरण, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण और शिक्षक भाव प्रवणता। तो सही उत्तर है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। और आप जान लीजिए दोस्तों, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण है। और शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण एक ऐसा व्यवहार है जो ये दर्शाता है कि शिक्षक जो है वो शिक्षण के कार्य हेतु कितना समय देता है। अगला प्रश्न है, आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जा सकता है? कार्योत्तर प्रणाली, व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली या प्रयोगात्मक प्रणाली? तो सही उत्तर है प्रयोगात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी। और आप जान लीजिए दोस्तों, अनुसंधान व्यवस्थित अन्वेषण या खोजबीन की एक प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संग्रहण, महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेजीकरण और शैक्षणिक विषयों द्वारा संबंधित तथ्यों का विश्लेषण शामिल होता है। और प्रायोगिक अनुसंधान में दो प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है, एक आश्रित चर, दूसरा स्वतंत्र चर। और स्वतंत्र चर का एक ऐसा प्रयोगात्मक चर है जिसमें हेर फेर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? देखिए, विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, तकनीकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो आप जान लीजिए, नई शिक्षा नीति दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति में कौन कौन सी चीज़ें? विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, यानी ABC, ये 3 प्रकार के पाठ्यक्रम संरचना तैयार करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ABC आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा नेपच्यून क्या है? देखिए, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट या पिस्तौल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेपच्यून एक मिसाइल है। और ये दोस्तों एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, 300 किलोमीटर की सीमा के अंदर लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। और ये जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए आंतरिक नेविगेशन प्रणाली और रडार होमिंग मार्गदर्शन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? आपको बताना है। ची स्क्वायर, प्रतिगमन, मानक विचलन या सांख्यिकी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है मानक विचलन। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है। और आप जान लीजिए कि वर्णनात्मक सांख्यिकी संक्षिप्त वर्णनात्मक गुणांक होता है जो किसी दिए गए डेटा को क्या करता है? डेटा सेट को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, जो या तो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है या जनसंख्या का एक नमूना हो सकता है। दोस्तों, वर्णनात्मक सांख्यिकी को केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों और परिवर्तनशीलता की माप में विभाजित किया जाता है, जिससे कि मानक विचलन का पता चलता है।
अगला प्रश्न है, प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है, आपको बताना है। देखिए, एक साहित्य समीक्षा सर्वेक्षण पुस्तक, शोध समस्याओं को निर्मित करना, अध्ययन के लिए नमूना आरेखण, मात्रात्मक दत्त का विश्लेषण करना या उपलब्धि का सामान्यीकरण। तो सही उत्तर है, शोध समस्याओं को निर्मित करने के लिए प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निकटतम रूप से संबंधित है। और आप जान लीजिए कि प्रासंगिक साहित्य समीक्षा एक प्रक्रिया और प्रभाव उत्पाद दोनों होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो कैसा हो, ऐतिहासिक, निश्चित, जांची हुई या सर्वमान्य हो। तो सही उत्तर है जांची हुई हो। और आप जान लीजिए, जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान, एक जांच योग्य प्रस्ताव जिसको टेस्टेबल प्रोपोर्शन के रूप में करता है, और इसी जांच योग्य प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल सिद्धांत पर। तो सही उत्तर है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटरों में अंकगणितीय तथा तार्किक गणना होती है, जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। तो ये लॉजिकल सिद्धांत पर आधारित होती है डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp क्या है, कॉम्प्लेक्स कमांड, फाइल नेम्स, फाइल एक्सटेंशन या फाइल टाइटल्स। तो सही उत्तर फाइल एक्सटेंशंस। आप जान लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp ये फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन जो है प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के प्रकार को पहचानने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, doc, smp ये फाइल एक्सटेंशंस हैं जो कि फाइल के प्रकार को पहचानने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें परीक्षा प्रणाली और पैटर्न के अनुरूप हमने कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुख्य विषय से 70 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप जान लीजिए कि 2/3 जो है प्रश्न आपके मुख्य विषय से, चयनित विषय से, और 1/3 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अगर आप विषय अच्छे से तैयार करते हैं तो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान खंड को भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आप इन 30 प्रश्नों में से 22, 24, 25 प्रश्न तक बिल्कुल सही कर सकते हैं, जो आपके सफलता के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिएगा, अपना मूल्यांकन करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आप सही कर पा रहे हैं। और प्रश्न का स्तर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, जो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का स्तर है, वो बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी केवल विषय को ही तैयार करने लग जाते हैं, इसलिए सामान्य अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। दोनों ही पार्ट्स पर आपको ध्यान देना है, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।